एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है अफवाह। सबसे पहले हम जानेंगे कि अफवाह होता क्या है। अफवाह एक नदी तंत्र के बारे में बताता है। अब नदी तंत्र क्या होता है, जैसे हम इस डायग्राम को देखते हैं, ये कोई भी बड़ी नदी है। ये एक बड़ी नदी है जिसमें से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आकर मिल रही हैं। तो ये जो सिस्टम बन गया है कि एक बड़ी नदी, उसमें जो छोटी नदियाँ मिल रही हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे दूसरी नदी है, ये बड़ी नदी है, इसमें से जो छोटी सहायक नदियाँ हैं वो मिल रही हैं। ये पूरा तंत्र है, ये पूरा सिस्टम है, ये क्या बन गया? एक अफवाह तंत्र बन गया। तो इस तरह से अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह तंत्र एक नदी के तंत्र के बारे में बताता है। अब इसमें एक वर्ड और आता है, अफवाह द्रोणी। अब ये अफवाह द्रोणी क्या होती है? अफवाह द्रोणी से कहते हैं, अफवाह नदी द्रोणी एक नदी होती है, एक एकल नदी होती है, उसके द्वारा जितना अफवाहित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अफवाह द्रोणी कहा जाता है। अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह एक नदी के तंत्र के बारे में बताता है। और अफवाह द्रोणी क्या होती है? एकल नदी तंत्र द्वारा जो अफवाहित क्षेत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? अफवाह द्रोणी कहा जाता है। अब एक वर्ड और है, जल विभाजक। ये जल विभाजक क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, विभाजक यानी दो भागों में बांटने वाला। ठीक है, ये दो नदी तंत्र दिए गए हैं। मान लो ये गंगा नदी तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो इनको जो बीच में से जो भाग अलग करता है, यानी जो भी कोई विभाजक होता है, वो चाहे कोई चट्टान भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकता है, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको जल विभाजक कहा जाता है। इस डायग्राम में यही दिया गया है। इसमें क्या, इस एक डायग्राम के अंदर अफवाह तंत्र दिया गया है, अफवाह द्रोणी दी गई है और जल विभाजक दिया गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अफवाह एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक अफवाह द्रोणी कहा जाता है। यानी कि एक नदी जितने क्षेत्र में अपना तंत्र बनाती है या अफवाहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? अफवाह द्रोणी कहा जाता है। मानचित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, ऊंची भूमि, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। तो ये है जल विभाजक, है जो दो नदी द्रोणियों को अलग करती है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन है। भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो भारत में सबसे बड़ी जो नदी द्रोणी है वो किसकी है? गंगा नदी की है। गंगा नदी की है। और जो गंगा नदी के बाद आती है गोदावरी नदी। जो नदी तंत्र है वो दूसरे नंबर पे है। सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र है वो गंगा नदी का है। भारत में अफवाह तंत्र। अब हम पढ़ेंगे भारत में अफवाह तंत्र के बारे में। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीप की नदियाँ। यानी भारत में जो अफवाह तंत्र है वो दो प्रकार से है, एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीप की नदियाँ। अब हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं उनमें अंतर क्या है? जो हिमालय की नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती है और उसका जो जल स्रोत है वो हिमनद भी है और वो मानसून भी है। यानी कि जो हिमालय की नदियाँ है उनसे जल है वो हिमनद से भी प्राप्त होता है और मानसून से भी प्राप्त होता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये सिर्फ बारिश पे निर्भर करती है। जब बारिश आती है तो इन प्रायद्वीपीय नदियों में पानी होता है, अदरवाइज ये सूखी रह जाती है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत पे जो बर्फ है, ग्लेशियर्स है, वो पिघलने से क्या है, हिमालय की नदियों में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वो बारहमासी नदियाँ कहलाती हैं। उनमें वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है।
ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में द्रव अपरदन करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो एक बार इस डायग्राम से पहले हम चीज और समझ लेते हैं। ये देखिए, एक नदी है जो हिमालय पर्वत से चलती है और समुद्र में जाकर गिरती है, यानी उद्गम स्थल से निकलती है और समुद्र में जाकर गिरती है। तो जो नदी है, इस नदी को 3 भागों में बाँटा जाता है। एक है ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। जो ऊपरी भाग होता है उसमें नदी अभी हिमालय पर्वत पे है, अभी मैदानी भाग में उसने प्रवेश नहीं किया है। तो ऊपरी भाग में ढलान होती है, वो अधिक होती है। ढलान अधिक होने के कारण गति भी अधिक होती है, जिसके कारण वो क्या करती है, कटाव करना शुरू कर देती है। पहाड़ी का, घाटियों का कटाव करना शुरू कर देती है, जिससे कि वहाँ पे वी आकार की घाटियाँ बनती हैं। उसके बाद जब मध्य भाग में प्रवेश करती है तो वहाँ पे ढलान इसकी तुलना में ऊपरी भाग की तुलना में कम हो जाता है, जिसके कारण पानी की गति भी कम होती है। तो पानी की गति कम होने के कारण जो अपने साथ वो बड़े-बड़े टुकड़े लेकर आती है, उनको पानी में इतनी पावर नहीं होती है, इतनी शक्ति नहीं होती है कि उन बड़े टुकड़ों को भी अपने साथ बहा कर ले जाए। इसलिए वो क्या करती है, बड़े टुकड़ों का जमाव करना शुरू कर देती है। पर इस भाग में वो नदी कटाव भी करती है। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि ऐसा जो नदी है वो किस भाग में कटाव और जमाव दोनों कार्य करती है, तो वो मध्य भाग में करती है। उसके बाद नदियाँ मैदान में प्रवेश करती है, यानी निचले भाग में प्रवेश करती है, तो ढलान न के बराबर हो जाता है। और जब ढलान न के बराबर होता है तो गति भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कि पानी में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपने साथ जो बहाकर, जो मलबा है, जो निक्षेप बहाकर लेके आई है, वो अपने साथ लेकर जा सके, इसलिए वो क्या कर देती है, वहाँ पे उनका जमाव करना शुरू कर देती है। तो ये है निचला भाग। अब हम देखते हैं कि जो नदियाँ हैं, जो नदी बहती है तो अपने रास्ते में वो किन स्थलाकृतियों का निर्माण करते हुए चलती है। तो सबसे ऊपरी भाग में गोर्ज या वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब मध्य भाग में प्रवेश करती है तो नदी सर्पाकार में चलती है और नदी की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जब वो निचले भाग में आती है, तो निचले भाग में जब नदी इस तरह से चलती है तो वो इन हिस्सों में निक्षेप करना शुरू कर देती है, जमाव करना शुरू कर देती है, जो अपने साथ बहाकर लेकर आती है उनका। तो जैसे ही फिर वहाँ पे कटाव होना शुरू हो जाता है, जिससे इस तरह की आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती है और इन आकृतियों को क्या कहा जाता है, गोखुर कहा जाता है। तो पेपर में आ सकता है कि गोखुर कौन से भाग में बनते हैं, तो निचले भाग में बनते हैं और निचले भाग में गोखुर, तटबंध और डेल्टा इनका निर्माण होता है। इस डायग्राम में भी यही है कि नदी है वो अपने उद्गम स्थल से निकलती है। ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में गोच और वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। मध्य भाग में आने के बाद इसका ढलान कम हो जाता है, विशर्पाकार में चलती है, नदी का आकार चौड़ा हो जाता है और जब मैदान में प्रवेश कर जाती है तो क्या है, अपने साथ बहाए हुए जो मलबा है, कंकड़ पत्थर है, उन सब का निक्षेप करना शुरू कर देती है, गोकुल झील का निर्माण करती है और अंत में जब वो समुद्र में गिरती है तब डेल्टे का निर्माण करती है और बाद में समुद्र में गिर जाती है। तो ये है नदी की विभिन्न अवस्थाएं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई भी कम तथा छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। और ये जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के 3 तंत्र है, एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। इधर मैप में देखिए, ये है इंडिया का मैप। तो जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जो भारत में प्रवेश करती है वो लद्दाख से, लद्दाख में एंट्री करती है, गोर्ज बनाती है। फिर आगे जाकर यहाँ पे गिलगित बल्टिस्तान है, वहां से जो यहाँ पे एटोक पर्वत है, एटोक पर्वत के पास से वो क्या है, पाकिस्तान में जाकर मिलती है और बाद में कराची बंदरगाह से होते हुए वो अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कुछ इस तरफ से बहने वाली सहायक नदियां हैं, कुछ इस तरफ से। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की महत्वपूर्ण नहीं है जितने की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कौन कौन सी है? ये है जे सी आर बी एस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये इसकी मुख्य सहायक नदियां है किसकी? सिंधु नदी की। ये देखिए, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे कि जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। ये इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि जो दाएं भाग से आने वाली जो सहायक नदियां हैं वो है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास और रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इनमें से ब्यास नदी है वो पूरी तरह से भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ये सतलुज में मिलकर पाकिस्तान में जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि सिंधु नदी का एक तिहाई भाग है वो भारत में है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। विश्व की लंबी नदियों में से एक है, पर सबसे लंबी नदी नहीं है। अब सिंधु जल समझौता क्या था? सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस प्रक्रम के संपूर्ण जल का सिर्फ 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। के बाद है गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जो गंगा की मुख्य धारा है भागीरथी, भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और बद्रीनाथ की निकलती है अलकनंदा। जो अलकनंदा और ये भागीरथी है, ये दोनों कहाँ पर जाकर मिल जाती है आपस में? देवप्रयाग में मिलती है। और हरिद्वार में पहली बार जो गंगा नदी है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पहले पर्वतीय भागों में चलती है और पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदान में पहली बार हरिद्वार में आती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? इलाहाबाद में आकर मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। पानी की अधिकता हो जाती है नदी में, जिससे कि उस हिस्से में बाढ़ आ जाती है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा था कि सारी चीजों को, वो मिट्टी को, कंकड़ पत्थर जो भी लेकर आ रही है साथ में, उनको वो उत्तरी मैदान में आकर उनका निक्षेप कर देती है, जमाव कर देती है, जिससे कि वहां की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, जिससे कि वहां की भूमि है वो भी क्या है? कृषि योग्य हो जाती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। याद कीजिए कि नदियां कैसे तक कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि जो लास्ट में जाती है गंगा नदी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब वो आती है गंगा नदी यहाँ पे आती है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है, एक वेस्ट बंगाल में चला जाता है। तो जो वेस्ट बंगाल में जाता है, तो वेस्ट बंगाल में इसका नाम हो जाता है हुगली नदी। और जो ये वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो इसका नाम पद्मा या मेघना हो जाता है। पद्मा मेघना कब होता है इसका नाम? जब जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से निकल कर आती है और यहाँ से जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी का जो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। जब ये जमुना और ये जो गंगा है ये मिल जाती है, तो इनका नाम क्या हो जाता है? पद्मा और मेघना।
और यहाँ से बांग्लादेश से क्या है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टे का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का नाम पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु उसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। परंतु शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू टर्न अक्सर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्स के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो एक बार हम इसको मैप में देखते हैं। देखिए, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये भारत से बाहर की ओर इसका रास्ता है सारा, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसका नाम होता है दिहांग। और फिर बाकी लोहित नदी इसमें मिलती है, फिर ये आसाम में प्रवेश करके इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और बाद में ये बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। ये गंगा नदी से मिलती है, जहाँ पे इनका नाम हो जाता है पद्मा, और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो उसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। इम्पार्ट के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती जाती है, यानी अपना रास्ता बदलती रहती है। तो ये थी हमारी हिमालय से बहने वाली नदियाँ। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ और झीलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।